आरबीआई के बारे में। देखो आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स और हर साल नियरली आप मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन तो सीधे इसी टॉपिक से पूछ लिए हैं। तो इसके बारे में जानते हैं कि आरबीआई एग्जैक्टली है क्या। देखो आरबीआई क्या है, आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एट द सेम टाइम्स ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है एंड इसने अपने ऑपरेशंस कब से स्टार्ट किए, ऑपरेशन स्टार्ट हुए 1 अप्रैल 1935 को। एक इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली कि कौन सा एक्ट है जो आरबीआई को ये पावर्स देता है, वो एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934। तो बहुत ही ध्यान से देखना है एक्ट कौन सा है, आरबीआई एक्ट 1934। इसके अंदर हमें ये बता रखा है कि एक होगा आरबीआई का गवर्नर, ठीक है। कौन है अभी आरबीआई के गवर्नर, वो है शक्तिकांता दास जी, राइट। उसके साथ ही साथ अप टू 4, ठीक है ना, यानी कि 4 से ज्यादा नहीं हो सकते डेप्यूटी गवर्नर्स। और इन गवर्नर्स को और एट द सेम टाइम जो डेप्यूटी गवर्नर है इनको अपॉइंट कौन करता है, ये अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, पर इसी बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर यूपीएससी ने हमसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे, मैं दिखाऊंगा भी। वो सारे एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस भी करेंगे। साथ ही साथ ये एक एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी है, ठीक है। आगे चलते हैं एंड जान लेते हैं आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कि आरबीआई एग्जैक्टली करता क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज बैंक नोट्स को इश्यू करना, ठीक है ना। आपने कभी बैंक का नोट देखा है, कोई भी नोट एक उठा के देख लो, मान लो 10 रुपए का, उसके अंदर आरबीआई के गवर्नर के आपको ना साइन मिल जाएंगे और वहां पे क्या लिखा होगा, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 10 रुपीज। देखा है कभी? हाँ, वो चीज ही क्या है, इश्यूअर ऑफ बैंक नोट्स। और कौन से बैंक नोट इश्यू करता है, सारे करेंसी नोट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, ठीक है ना। ये छोटा सा पॉइंट है पर ध्यान देने वाला। 1 रुपए का जो नोट होता है ना, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला जाता है। इसके अलावा जितने भी करेंसी नोट्स हैं वो सारे के सारे कौन निकालता है, वो निकालता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले फंक्शन पे चलते हैं, वो क्या है, वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट में भी ना ध्यान दो, कौन सी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेंट्रल की भी साथ ही साथ स्टेट की भी। तो यहां पे यूपीएससी हमसे ना ये ट्रिक प्ले कर सकता है कि सिर्फ सेंट्रल बैंक का है और स्टेट का नहीं है, पर आपने बोलना है कि नहीं, सेंट्रल का भी है एंड स्टेट बैंक, दोनों की बैंकिंग जो नीड्स होती है वो आरबीआई के द्वारा ही पूरी की जाती है। और क्या है, आपने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का सुना होगा ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, राइट। तो ये पर्टिकुलर बॉडीज के अंदर इंडिया की तरफ से कौन जाता है, तो देखो नॉर्मली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन यहां पे जाता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही जाता है, ठीक है। देखा होगा आपने कि इंडिया वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर है, आईएमएफ का भी मेंबर है, तो कोई ना कोई तो जाएगा ना वहां पे इंडिया की तरफ से। कौन जाएगा, जनरली वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेंबर्स ही जाते हैं। कभी कभी होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी आईएमएफ की डिफरेंट मीटिंग्स के अंदर जाना पड़े, बट जनरली ये देखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है, वो होता है आरबीआई के द्वारा। कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। 1991 का टाइम याद है, क्या हुआ था 1991 में? देखो 1991 में इंडिया में जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे बहुत कम रह गए थे, नियरली बस 2 हफ्ते के इंपोर्ट जितने हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व रह गए थे। तब हम क्या कर रहे थे, इंडिया ने क्या किया था, तब देखो हम आईएमएफ के पास भी गए थे, ठीक है ना। तब आईएमएफ ने भी हमें कंडीशनैलिटीज के ऊपर लोन दिया था, राइट। जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे उनको किया था। तो ये क्या चीजें होती हैं, ये क्यों थी, क्योंकि इंडिया के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स थे ना वो नियरली खत्म हो गए थे। तो ये काम किसका है कि फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का कस्टडी रखना। वो कस्टडी कौन रखता है, वो रखी जाती है आरबीआई के द्वारा, ठीक है ना। ये कौन सा क्राइसिस था 1991 में, बीओपी क्राइसिस, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इंडिया के अंदर ना हो तो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आरबीआई की, ठीक है जी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। देखो आप कभी अपनी ना इमेजिन करो, क्या होता है, कई बार हम ना किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, मान लो घर में कोई हॉस्पिटलाइज है, ठीक है, और पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तब आपको कोई लेंड करता है क्या? देखो जनरली ना ऐसा होता है कि देखा गया है कि बहुत ही कम ऐसी सिचुएशन में लोग आपको मदद करने आते हैं, ठीक है ना। जब मतलब आप इमरजेंसी में होते हो ना,
डिफिकल्टी आ गई है आपके ऊपर, फाइनेंशियल डिफिकल्टी, तो आपकी हेल्प करने बहुत कम लोग आते हैं। ऐसी केस बैंक के साथ भी तो हो सकती है, ठीक है ना। मान लो जैसे यस बैंक हो गया, ठीक है, तो इस तरह से कोई बैंक भी तो हो सकता है जिसको फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ जाए कि उसके पास पैसा ही ना हो, या फिर बैंक रन जैसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है ना। तो इन पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर कौन है जो इन बैंक्स की मदद करने आता है? वो आता है आरबीआई, ठीक है ना। तो आरबीआई का काम होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब लास्ट रिजॉर्ट का मतलब अब कोई हेल्प करने नहीं बचा, अब सिर्फ आखिरी में कौन हेल्प करने आएगा? वो आएगा आरबीआई। आरबीआई तब भी लेंड करता है जब और कोई रिजॉर्ट नहीं बचता। तो नाम से समझने की कोशिश करो, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ बैंक्स एंड एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है? वो रेगुलेशन सारे के सारे किसकी तरफ से आते हैं? आरबीआई के द्वारा। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे किसी भी बैंक का एग्जांपल ले लो, अब कल को बैंक वाले अपनी मनमर्जी ना करें, किसी भी रैंडम, मान लो कल को बोलें कि आप ना 100% पे लोन देंगे हम, ठीक है ना, तो बैंक से ऐसा बोल सकते हैं क्या? देखो ये सारी चीजें या फिर इस टाइप का चीजें, या फिर किसको लोन देना है, कितना लोन लेंड करना है, ये डिफरेंट चीजें ऐसी होती हैं जो आरबीआई रेगुलेशंस के थ्रू इनको डायरेक्शंस दे सकता है कि ये चीज नहीं करनी, या फिर अब रेपो रेट कम कर दिया है तो आपको लोन्स की जो रेट है वो भी कम कर देनी चाहिए। तो इस टाइप के सारे डिसीजंस है रेगुलेशन के रिगार्डिंग, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा करे जाते हैं। उसके साथ ही साथ कैश रिजर्व्स का जो कस्टोडियन, आपने देखो सुना होगा किसके बारे में? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इनका नाम तो सुना है। आज हम डिस्कस भी करेंगे होते क्या हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इनकी कस्टडी किसके पास होती है? वो होती है आरबीआई के द्वारा। तो आई होप कि आपने ना सारे के सारे फंक्शंस को समझ लिया होगा कि आरबीआई कितने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है। अब फंक्शन समझ लिए, अब प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। और प्रैक्टिस कब से? 2021 का एक क्वेश्चन है, जरा करके बताओ मुझे इसका आंसर क्या आता है। यहां देखो क्या पूछा, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यूजली रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंपली ये पूछा है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मीनिंग क्या होता है। 3 ऑप्शंस है, मुझे पढ़ के बताओ कौन सा आंसर होगा। देखो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मैंने क्या मतलब बताया था कि जब कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं बचा तो लास्ट में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको तब भी लेंड करेगा, बैंक्स को तब भी पैसा लेंड करेगा, और वो कौन होता है? वो होता है आरबीआई। देख लो कौन सा ऑप्शन है जो ये चीज बोल रहा है। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 की तरफ देखो, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी क्राइसिस, जब बैंक्स के ऊपर क्राइसिस की सिचुएशन आ गई है तब आरबीआई इनको लिक्विडिटी देगा, यानी कि उनको लेंड करेगा उन बैंक्स को। तो यही तो मीनिंग पड़ा था लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का, ठीक है ना। तो 2 तो देखो बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज, नहीं, इनके साथ कोई लिंक नहीं है, यहां होता है बैंक्स को लेंड किया जाता है। तीसरा, लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट, ये भी गलत, बैंक्स को लेंड किया जाता है। तो 1 एंड 3 गलत है, 2 सही है। आंसर क्या बना? आंसर बना मेरा 2 ओनली। ठीक है जी, सिंपल था, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी हमसे यूपीएससी 2021 में पूछा गया, यानी कि पिछले साल का ही क्वेश्चन है। तो देख रहे हो अभी हमने हालांकि 10 मिनट से भी शायद ना कम टाइम पढ़े हैं, बट इसी में ही 2 क्वेश्चन इतने यूपीएससी ने पिछले साल ही पूछ लिए, ठीक है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है आरबीआई, देख रहे हो। इसका पढ़ा जरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सही है या गलत है? याद करो, मैंने जब आरबीआई एक्ट के बारे में पढ़ाया था वहां ने बताया था ना, एक होता है गवर्नर एंड अप टू 4, ठीक है ना, मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर। ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा पढ़ो, सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी आरबीआई का जिक्र है? नहीं। आप सभी ने पॉलिटी बेसिक तो पढ़ी होगी, और साथ ही साथ जब मैंने डिस्कशन भी करा तो मैंने आरबीआई एक्ट का नाम लिया था, कहीं भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र ही नहीं किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो आरबीआई का जिक्र ही नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 तो हो जाती है गलत। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ऐसा मेंशन नहीं है, तो आपकी स्टेटमेंट 2 तो होगी गलत। अब जरा ऑप्शंस की तरफ देखो, देखो जरा स्टेटमेंट 2 कहां पे नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 यहां पर है, ये हुआ गलत, यहां पर है, ये हुआ गलत, ऑप्शन डी भी हुआ गलत। आंसर बचा सिर्फ एक, वो क्या है?
सी 1 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो हो सकता है कि ना आपको स्टेटमेंट 3 ना पता हो, पर उसके बिना भी आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है आप में से कईयों ने स्टेटमेंट 1 को भी मिस कर दिया हो, बट 2 तो डेफिनेटली गलत है ना यार, उससे तो आपका आंसर आना ही चाहिए था, राइट। स्टेटमेंट 3 भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है? गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। बिल्कुल सही बात है, आरबीआई एक्ट के बारे में तो पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो 1 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 ओनली।